फर्स्ट ऑफ ऑल हर हर महादेव महाराजा साहब, जय माता जी। प्रणाम। जय माता जी। आज हम जितने भी हमारे साथ सभी भाई बंधु जितने भी लाइव जुड़े हैं, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, हम महाराजा साहब ऐश्वर्य चंद कटोच जी के साथ बैठे हैं लाइव पर, जिनसे हम कटोच राजवंश के बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे। तो महाराज साहब, आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू करें हाँ आपके नहीं, इतिहास प्लीज के बारे में। प्लीज हुक्म प्लीज स्टार्ट। हुक्म। महाराज साहब, अपने लोगों को बहुत उत्तेजना हो रही थी इस चीज को लेकर कि 400 साल बाद अ, राज तिलक हुआ है कटौत में, तो कांगड़ा के अंदर। तो उस चीज को लेके बहुत लोगों ने बोला भी कि महाराजा साहब जी से वार्तालाप करिए। तो काफी बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें आपके नंबर और आपसे वार्तालाप हुई, तो बहुत जरूरी था ये लाइव आना। हुक्म। तो नहीं नहीं, महाराज साहब, मैं तो हमेशा ही जुड़ना चाहता हूँ अपने भाइयों से। तो आई एम सॉरी आपको तकलीफ हुई नंबर ढूंढने में, पर वैसे आप मतलब मेरे मतलब जो भी मेरे सोशल मीडिया है उसमें मेरे नंबर दिए गए हैं। तो जो ज्वाइन मिलना चाहते हैं मेरे से, जो बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज है महाराजा साहब जो एक क्षत्रिय को एक क्षत्रिय बनाती है। तो महाराज साहब, हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए महाराज साहब की जो उत्पत्ति कटोच राजवंश में कैसे क्या उत्पत्ति हुई, कैसे क्या शुरुआत हुई इस चीज की, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये इसका जवाब मैं 2-3 भाग में देना चाहता हूँ। और सबसे पहले जो आपने जो कमेंट किया था कि 400 साल के बाद राज तिलक हुआ है, तो इसका भी मेरे को बहुत लोगों ने सवाल किया कि भाई 400 साल के बाद क्यों। राज तिलक तो होते रहे, मेरे फादर के भी हुए, मेरे ग्रैंडफादर के हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर के हुए, पर 1615 में हरिचंद्र द्वितीय जो थे हमारे महाराजा कांगड़ा के, वो लास्ट कांगड़ा के राजा थे जिन्होंने कांगड़ा किले के अंदर जिनका राज तिलक हुआ था। क्योंकि 1620 में हम मुगलों से लड़ाई हार गए थे, आत्मसमर्पण नहीं किया था, हम लड़ाई हारे थे। तो उसके बाद जहां भी राजा जाता था, जहां राजधानी होती थी, या अगर राजा की डेथ हो जाती थी और बच्चा छोटा होता था, तो राज तिलक वहीं पे जहां होते थे वहीं पे कर दिया जाता था। क्योंकि अब हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो मेरे जो बिरादरी थी, हमारे जो कुल पुरोहित हैं, जो पंडित हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि भाई आपके फादर की डेथ के बाद, राज साहब की डेथ के 1 साल के बाद हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, अच्छा राज तिलक करेंगे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि नवमी के दिन पे हम कांगड़ा किले के अंदर, जो हमारी असली सीट है, जहाँ से हम जैसा आपने कहा था, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, हमारी उत्पत्ति हुई है, हम वहां पे हमारी कुलदेवी के सामने हम ये राज तिलक करेंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल है, अब इसमें देखिए, एक होता है मिथोलॉजिकल पीरियड, एक होता है रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैं दोनों की बात करूंगा अभी आपसे। मिथोलॉजिकल जो हमारी हिस्ट्री है, मिथोलॉजिकल हिस्ट्री में जब माँ चामुंडा और शक्ति दुर्गा, हम जिसको मानते हैं, हमारी जो माँ है, हम जो पूछते हैं जिनको, उनका जब झगड़ा हो रहा था रक्तबीर के साथ। रक्तबीर राक्षस के बारे में सबने सुना है, जिसके खून का एक टिपका जमीन पे गिरता था तो एक और रक्तबीर पैदा हो जाता था। तो काली माँ को उसको मारने के लिए और उसका खून पीने के लिए उनके पास क्षमता ही नहीं रही। मतलब वो लड़ाई में थक रही थी, और वो इतने सारे पैदा हो रहे थे रक्तबीर, और उनको मार मार के माता थक रही थी। तो हमारे जो जब लड़ते हैं या पसीना आता है हमारे को, मतलब, तो माता के सर पे पसीना आया और उसकी एक बूंद जमीन पे गिरी। तो वो जब जमीन पे गिरी, तो उससे मेरे जो पूर्वज हैं, जो मतलब जो हमारे नंबर 1 राजा जो थे, उनका नाम है राजा नाका भूमिचंद्र। तो वो उससे पैदा हुए थे, और उनको सिर्फ यही काम था कि जो राक्षस पैदा हो रहा है उसको जड़ से ही काटना है वहीं पे। तो माता मेन राक्षस से लड़ी और उसको मारा, और जितने भी उसके जो बच्चे पैदा हो रहे, मतलब उसके जो इनकारनेशन पैदा हो रहे थे, उनको मेरे पूर्वज ने मारा। तो माता इतनी खुश हुई उनके साथ, तो माता ने कहा कि भाई बेटा तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि माँ, आप जो सही समझते हो आप वो दे दो मेरे को। तब उन्होंने त्रिगर्त का एक राज्य दिया और उनको राजा नाका का खिताब दिया। अच्छा, राजा तो राजा हो गया, किंग हो गया। राजा नाका का मतलब है डिवाइन किंग, यानी कि भगवान से पैदा हुआ राजा। मतलब उसको एक ये मतलब कोई भी दूसरे रजवाड़े जितने भी हैं हिंदुस्तान में, 550 रजवाड़े जितने भी हैं, उनको किसी को राजा नाका का खिताब नहीं है।
राजा नाका सिर्फ कांगड़ा कटोच के को मिलता है किताब। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है रिटर्न, ये तो आगे मिथोलॉजी में। अब हम आते हैं रिटर्न रिकॉर्ड में, रिटर्न हिस्ट्री में। रिटर्न हिस्ट्री में जो यूनान का अलेक्जेंडर आया था, जिसको महान कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वो उसके जो साथ जो चलते थे उनमें से एक आदमी थे पटोलेमी, जो बाद में अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उनका राज हुआ था इजिप्ट पे। तो वो उन्होंने लिखा था हमारे पूर्वजों के बारे में, उन्होंने लिखा था पोरस के बारे में। पोरस के जो भाई, जो दूसरे छोटे राजा थे, जो पोरस के भाई थे, वो पोरस से कैसे लड़ रहे थे, उनके खिलाफ अलेक्जेंडर को ज्वाइन करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। और कांगड़ा में हमारे आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह का नाम है काटगढ़, जहां पे अलेक्जेंडर वहां से मुड़ा था। वो आज की डेट में शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। पर वहां पे अलेक्जेंडर ने एक सूर्य भगवान का जो वो लोग पूछते थे, उनका एक ऑल्टर बनाया था जहां पे वो पूजा करते थे। वो वहां से मुड़ के वापस गए हैं। ये प्रूवन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो अगर वो कांगड़ा में है तो लिहाजा वो हमारा ही हुए पोरस। बिल्कुल मतलब सब बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को मिथ के अंदर और जो ये चीजें फैक्ट्स हैं बताना जरूरी है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, सोशल मीडिया पे लोग आपस में ही इन चीजों को लेके उलझ जाते हैं आपस में। हुक्म। एंड हमारा सब एक चीज और है कि जो आपने उत्पत्ति के बारे में एक ब्रीफ में बता दिया, और हमारा सब एक चीज और हर एक क्षत्रिय वंश के अंदर होता है, जो उसके अंदर एक जिन्होंने युद्ध लड़े हैं वो भली बात ही जानते हैं कि जौहर, साका, केशर, या तो इन चीजों के बारे में, अगर जौहर के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो। देखिए, राजस्थान में तो जौहर हुए थे जहां पे लेडीज ने खुद को जला दिया था। पर हमारे ऊपर जब ये मोहम्मद गौरी का हमला हुआ था, तो उस समय अब आप हिमाचल में तो आप जानते हैं कि भाई पहाड़ों के अंदर लकड़ी भी गीली मिलती है, और क्या बोलते हैं अपने अगर बारिश का मौसम हो तो वहां आग नहीं जलती ढंग से। तो एक किले के अंदर एक तालाब है जहां पे लेडीज ने अपने पैरों में पत्थर बांध के उस तालाब में कूद गई अपनी मान सम्मान बचाने के लिए। तो वो भी एक जौहर ही हुआ, मतलब वो भी इसको आप जौहर ही मानिए कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये एक हमारा रिकॉर्डेड है कि इसमें ये हुआ था। और जो गौरी था उसको मतलब किले के अंदर जब उसने प्रवेश किया तो उसको कोई भी लेडीज नहीं मिली वहां पे। यही चीज है जो एक शतरानी को शतरानी बनाती है हमारा सब। बहुत ये नई चीज जानने को मिली है जो आपने बताया, सीरियसली मतलब सब। और आपने ये बताया, और कोई ऐसे महान पुरुष जिनके बारे में आप जान के इंस्पिरेशन मिली आपको, आप और लोगों को बताना चाहे ताकि उन लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ कोई ऐसे महान राजा आपके या आपको पूर्वज? देखिए, प्रेरणा तो हमारे हर एक पूर्वज से लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनको उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। पर अगर आप मतलब अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में अगर आगे बात करते हैं, तो जैसे मंगोलिया है फॉर एग्जांपल। तो जो मंगोल के जो हिस्टोरियंस हैं, मंगोल के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किताब लिखी थी उनके हिस्टोरियन के साथ बैठ के। ये लिखी थी 1920-21 में लिखी थी, मतलब हमारे आजादी से पहले लिखी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कटोच राज्य का एक राजकुमार जिसका नाम था मंगल चंद्र, वो अपने कुछ साथी सिपाही लेके वो 8000 BC यानी कि 10,000 साल पहले मंगोलिया में एंटर किए थे, और उन्होंने मंगोलिया को स्थापित किया था। तभी मंगोलिया का मतलब मंगल चंद्र जी के नाम के बाद ही वो मंगोल का नाम बना, मंगोल। मतलब वो पहले वहां पे उस जगह को मंगोल का कहते थे, यानी कि मंगल का। वो मंगल का मंगोलिया बन गया। तो वैसे ही जैसे अब तो एक तो वो पूर्वज हो गए हमारे। ये मतलब ये हमारी हिस्ट्री नहीं कहती, ये उनकी मंगोलिया की हिस्ट्री कहती है। फिर हम आते हैं भूमिचंद जी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, जो जमीन से पैदा हुए थे। और जितने भी मतलब जैसे माँ सीता है वो जमीन से पैदा हुई थी, तो उनको भी मतलब वो हमारे हम उनको बहन मानते हैं। तो रामायण में भी हमने जब रामचंद्र जी ने वो अश्वमेघ वो हवन किया था, जब उन्होंने घोड़ा भेजा था सब जगह, तो लव और कुश ने उनको रोका था। तो लव और कुश उस टाइम लाहौर, जो आज प्रेजेंट डे लाहौर है, वहां पे रोका था उन्होंने। तो वो एरिया भी हमारे अंडर आता था। और जब
लक्ष्मण जी के साथ लव कुश की लड़ाई हुई थी, तो उसमें हमारे पूर्वजों ने लव कुश का साथ दिया था। महाभारत में हम चलते हैं तो महाभारत में सुशर्मा चंद्र जी हैं जिन्होंने कांगड़ा, जिनके बेटे ने कांगड़ा किले को स्थापित किया था। तो महाभारत में हमारी जो पहली बेटी, मतलब हमारी जो बेटी थी वो दुर्योधन की पहली वाइफ थी। तो हमारे को हमारे जवाई के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती थी, चाहे वो धर्म हो चाहे अधर्म हो। हमारा धर्म तो क्या कहता है कि हमारे को हमारे जवाई की मदद करनी है। तो हम कौरवों की तरफ से लड़े थे। उसमें महाभारत में पूरा विवरण है। जब युधिष्ठिर को मारने की रणनीति बनाई गई थी तो हमारे त्रिगत, उस टाइम त्रिगत था, कांगड़ा तो उस टाइम था नहीं, तो त्रिगत का नाम दिया जाता था हमारे रियासत को। तो त्रिगत के राजा को उन्होंने कैसे अर्जुन को दूर किया युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ कैसे लड़ाई हुई, तो ये सारा तो प्रमाणित है। फिर हम आ जाते हैं राजा परमानंद चंद्र पे, राजा नाका परमानंद चंद्र, जो जिनको हम सम्राट की आजकल सम्राट की उपाधि देते हैं, हम जो पोरस कहलाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, पोरस ना तो संस्कृत में कोई नाम है, ना यूनान या ग्रीक या लैटिन में कोई नाम है, पारुस नाम है। पारुस लैटिन के अंदर पारुस का मतलब लैटिन में होता है पहाड़ी शेर। तो राजा नाका परमानंद चंद्र जी जो हमारे उस टाइम जो यूनान से लड़े थे, उनको पारुस का टाइटल दिया था, तो पारुस से पोरस कर दिया हिस्ट्री में, टाइम में आगे चलते चलते। तो जब उनको ये टाइटल मिला है तो आपको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि भाई हम लड़ाई जीते, ठीक है, पर हम ये भी नहीं मानते कि हम लड़ाई हारे। हम वहां ये जो अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ जो लड़ाई हुई है, मैंने अभी इंटरव्यू ग्रीक की भी एक न्यूज पेपर में मैंने इंटरव्यू दिया था कि वो हम मानते हैं कि लड़ाई हम न्यूट्रल थी, उसमें कोई हार जीत नहीं हुई थी, पर यूनान के सैनिक इतने डर गए थे आगे जाने से कि उनको मुड़ना ही पड़ा। और जब वो मुड़ के गए हैं तो जो मेरे पूर्वज थे, परमानंद चंद्र जी जो पूर्वज थे उस जमाने में, उनका जो एम्पायर था उसको अलेक्जेंडर ने बढ़ा दिया, यानी कि मतलब उनको और जमीन दे दी, उनको और एरिया दे दिया राज करने के लिए। और जब अलेक्जेंडर मुड़ के गया है तो देखिए, मैं आपको एक चीज, रणनीति में क्या होता है, चलो अगर हम वापस रिट्रीट करते हैं, लड़ाई हो रही है, हमको वापस मुड़ना पड़ता है, तो जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते पे हम वापस मुड़ेंगे, क्योंकि पीछे हमारे कोई सैनिक होंगे या कोई प्रोविजन होगा, कोई कैंप होगा जहाँ पे खाना पीना सामग्री सब मिल जाएगी। तो अलेक्जेंडर उस रास्ते से वापस क्यों नहीं गया जिस रास्ते से आया था? उसको पोरस और मतलब जो सम्राट पोरस ने उनको उस रास्ते से क्यों भेजा जो कि और भी कठिन था, यानी कि रेगिस्तान से भेजा वापस, उस रास्ते से क्यों उसको मजबूर किया जाने के लिए। तो ये सब चीजें आदमी को सोचनी चाहिए। अब अलेक्जेंडर ने जितनी भी लड़ाई जीता है, जितनी भी लड़ाई जीतता हुआ हिंदुस्तान तक पहुंचा था, उसने सब राजाओं को मारा। तो अगर पोरस को उन्होंने हराया होता तो पोरस को भी मार देता वो। उसको ये सवाल, मतलब उसको ये लोगों ने, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को राजा की तरह ट्रीट करो, वो तो कोई मतलब नहीं बनता ना, उसका कोई तुक नहीं बनता। मतलब उन्होंने लड़ाई आपस में, मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट पे आके, म्यूचुअल पॉइंट पे एग्री किया होगा कि भाई चलो ठीक है, हम लड़ाई रोक देते हैं, तुम्हारे भी बहुत मर रहे हैं, हमारे भी बहुत मर रहे हैं, अब लड़ाई रोक देते हैं। और उसके बाद जो भी निगोसिएशन हुई होगी वो हुई होगी। अब हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, वो एक तांबा पत्र था। अच्छा, तांबा पत्र पे अगर आप भैंस का खून चढ़ाते हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है उस पे, तांबे पे, या कोई भी ट्राई कर सकता है उसमें। अगर आप, तो उस जमाने में क्या होता था, जो सिग्नेचर तो होते नहीं थे, लोगों के हाथ के निशान लगते थे। तो उस पे ये चीज मैंने भी देखी थी बचपन में, मैं जब 10-12 साल का था, मेरे दादाजी ने मेरे को दिखाई थी ये चीज। तो तांबा पत्र था, कोई मतलब 8-9, मतलब 1-12 इंच से 8 इंच के उसमें दायरे में इतना बड़ा था तांबा पत्र। दोनों पे हाथ के निशान थे और बीच में कुछ लैटिन में लिखा हुआ था जो हमारे को पढ़ने में नहीं आता था। ये सेम चीज जब रियासतें थी, मतलब 1910 के अंदर, ये लॉर्ड कर्जन को भी दिखाई गई थी। लॉर्ड कर्जन ने एक कर्नल मॉक्रॉफ्ट थे, जिनको उन्होंने, जैसे राजस्थान के अंदर अपने, जिन्होंने वो किताबें लिखी राजस्थान हिस्ट्री पे, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वैसे पहाड़ी राजाओं के लिए एक कर्नल मॉक्रॉफ्ट थे जो सारे राजाओं में घूम के उनकी हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने भी ये तांबा पत्थर देखा है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को ये तांबा पत्थर दिखाया है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैं विदेश में था जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, और मैं विदेश में था और सारा परिवार मतलब वहां गया हुआ था क्रिमेशन ग्राउंड पे। तो जो स्टाफ भी था घर का, वो भी क्रिमेशन ग्राउंड पे गया हुआ था, मतलब शमशान घाट पे गए हुए थे। तो पीछे से कोई अब बुरे तत्व हैं, चोर हैं, जिन्होंने देखा कि खाली पड़ा है महल, तोड़ लो। तो एक स्टोर तोड़ के उन्होंने वहां से चोरी करी, वो मेरे दादाजी का स्टोर था।
उसमें वो सामान निकल गया। अब वो किसी ने उसको लोहा या पीतल या सोना समझ के उसको पिघाल दिया, अब वो मैं नहीं कह सकता, पर वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था हमारा, जो मतलब इतना दुख होता है कि वो आज की डेट में वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज कर सकता था वो डॉक्यूमेंट एक। पर ये लॉस है हमारा। पर चलो, अंग्रेजों ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने उसको सराहना भी दी है, तो ये चीज रिकॉर्डेड तो आ गई है, मतलब कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था। हमारा सब एक युद्ध के बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे जिसमें 10,000 तुगलक थे और लगभग 1200 कटोच थे उस युद्ध के बारे में। वो आपका फैक्ट थोड़ा गलत है। 1 लाख तुगलक थे और 3,000 कांगड़ा के वो थे, क्या बोलते हैं, लड़ाकू थे। और बेसिकली देखिए, लड़ाई तो उसके पूरा विवरण तो उन्होंने दिया नहीं। और हिंदुस्तान के राजाओं की एक बड़ी खराब आदत थी कि वो हम जो भी करते थे वो या तो हमारे भाट या जो कवि होते थे वो उसके बारे में विवरण करते थे, कभी लिखा तो जाता था नहीं कि कैसे लड़ाई हुई, कहाँ पे हुई, मोर्चा कहाँ संभाला गया। ये सारा काम तो या तो मुगल करते थे या अंग्रेज करते थे। हमने उसका वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर ये रिकॉर्ड जरूर है जो 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 जो, जो तुर्कशाही जो था, जो उनका जो डॉक्यूमेंट है तुर्कों का, कि हमने सिर्फ 10 जवान उनके वापस भेजे थे उनको बताने के लिए कि अगली बार कांगड़ा के अंदर मत आना। तो वो 10 जवान जब वापस गए थे तो सुल्तान ने उनको भी कत्ल कर दिया था कि तुम आए क्यों वापस। पर 3,000 मतलब 3500 राजपूत सिपाहियों ने 1 लाख की सेना हराई। ये मतलब एक मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही चीजें हैं, क्षत्रिय वाली बात है कि विजय या वीर गति। आप देखो ना, हमारे परिवार में तो ये था कि हम जब से हमारे मतलब हमने राजपाट संभाले हैं जो भी टाइम से, तो हर 4 साल में हम कोई ना कोई तो युद्ध लड़ते थे। हमने जितने भी इन्वेडर इंडिया के अंदर आए हैं उन सबसे लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि तैमूर को भी हमने बिम्बर करके एक वैली है आजाद कश्मीर में आज की डेट में, वहां पे छिप करके राजपूत रहते हैं। तो बिम्बर तक मेरे पूर्वज, उनके जो राजा थे उनके छोटे बेटे ने उनको वहां तक भगाया था, बिम्बर तक। तैमूर को जो दिल्ली लूट के जा रहा था, वो कांगड़ा के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, उसको तैमूर को ऐसी मार पड़ी थी, उसको वहां भगाया और वो बिम्बर तक छोड़ के आया उसको, आजाद जो आज आजाद कश्मीर कहलाता है जो। और वहां पे वो उनको इंजरी हो गई तो वहां वापस नहीं आ पाए थे वहां से। तो वो जो वहां रुक गए, जितने भी वहां पे उनके जो सिपाही थे या कटोच थे या जो भी मतलब राजपूत थे उनके साथ, उन्होंने फिर एक नई जाति बनाई, उसका नाम रखा छिप। तो जो छिप राजपूत हैं वो वहां के हैं और उन्होंने ये कारनामा किया था तैमूर को भगाने का। महाराज साहब, और एक चीज और है जिसके बारे में मतलब हम वार्तालाप करना चाहेंगे, वो मतलब ये ना कि आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि सबसे पुराना वंश, जहां तक हमने पढ़ा है, सुना है कि शायद पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, शायद जहां तक हमें नॉलेज है, शायद वर्ल्ड के अंदर, नॉट जस्ट भारत, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर आप पटोलमी की हिस्ट्री को सही मानते हैं, अगर यूनान की हिस्ट्री को सही मानते हैं और पटोलमी जो अलेक्जेंडर का जो खास दोस्त था या उसके साथ चला था, उसकी अगर आप हिस्ट्री मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड कटोच खानदान का है आज की डेट से 2350 साल का। मतलब अगले 2024 के अंदर यूनान और पोरस की लड़ाई को 2350 साल हो जाएंगे अगले साल। अब इतनी पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री ना तो जापान के पास है, ना ब्रिटिश के पास है, और भी अगर कोई दूसरे राजा हो कहीं के भी, वो किसी के पास नहीं है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मैंने तभी आपको जब बिगिनिंग में हमने बात करी थी तब मैंने मिथोलॉजी और रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करी थी। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री मतलब हम जैसे सिसोदिया वंश है, वो कहते हैं कि हम सबसे पुराने हैं, पर उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कब से शुरू होती है वो चीज देखनी पड़ेगी आपको। मिथोलॉजी में तो मतलब चांद और सूरज, और हम भी जाते हैं, हम भी मिथोलॉजी में जाते हैं जहाँ पे माता के पसीने से हम पैदा हुए थे। चांद सूरज से चंद्रवंशी सूर्यवंशी पैदा हुए हैं, हम भूमिवंशी मानते हैं खुद को। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जो रिटन रिकॉर्ड है, जो रिटन हिस्ट्री है, वो तो रिटन है, वो तो कागज में एक बार लिख गई है। आज जैसे ये इंटरव्यू है, अभी अगर 100 साल के बाद कोई देखेगा इसको, तो ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो गया ना, 100 साल की बाद की हिस्ट्री हो गई है। हम तो होंगे नहीं उस जमाने में। तो जो लिख के चला गया वो 2350 साल पहले की हिस्ट्री लिख के चला गया है। तो ये तो
ये चीज तो वी आपको, कांट, हाँ आप बोलो। कि वी कांट डिपेंड अपॉन मैथोलॉजी, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं। करेक्ट, तो मैं आपको प्रूफ से बता रहा हूँ, तो किसी को भी पढ़ना हो तो हुक्म। पटोलमी की जो राइटिंग्स हैं वो पढ़ लें। उनमें जो पोरस के और अलेक्जेंडर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उसने ब्यास कैसे क्रॉस करी थी, ये सब लिखा हुआ है उसमें। ब्यास हमारे राजधानी मतलब हमारे राज्य में आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है ब्यास नदी। तो आप वो पढ़ लो, और वो प्रूव करता है कि हमारा जो 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 परिवार है वो वहां से अभी तक चलता आ रहा है। हमारे पास वंशावली है उसकी, जो हमारे म्यूजियम में रखी हुई है। हुक्म महाराजा साहब, हुक्म। महाराज साहब, एक चीज और, वर्तमान समय के अंदर पता है, अगर शायद आपको पता हो कि लोग ना धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अपना क्षत्रियों का इतिहास चोरी कर रहे हैं, बड़ी चालाकी से। अगर शायद आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो तो क्योंकि आपने शायद देखा भी होगा कि बहुत लोग हैं जो खुद को पोरस के वंशज मानते हैं, जबकि उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। देखिए, ये मैं आपको तभी तो कह रहा हूँ, रिटर्न हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, ये हमारे को, जो अगर कोई चीज पकड़नी है तो रिटर्न पकड़ लो, और अगर रिटर्न प्रूफ है हमारे पास तो वो कैसे आपसे कोई चोरी कर सकता है। हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारे जो त्योहार, रीति रिवाज, त्योहार जो हैं, वो हमारे बनाए हुए हैं सब। तो अगर वो कल को, तो फिर मतलब अब जैसे भगवान विष्णु के अवतार क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, कल को कोई ये भी बोल देगा कि वो क्षत्रिय घर नहीं थे, वो कोई और दूसरे घर में पैदा हुए, तो ये तो मानने वाली बातें नहीं है ना। ये तो मतलब किसी को बेवकूफ, अगर कोई बेवकूफ बन जाता है तो बना लो, मूर्ख बना लो उसको। पर जिसको स्टडी करना है, जिसको असली में पता करना है कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हर एक एरिया के अंदर हिस्ट्री है, हर एक एरिया के अंदर पुराने गांव है, हर एक एरिया के अंदर पुराने मंदिर हैं, किसने बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, ये सारी मतलब किसी को रिसर्च करे तो आदमी की एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं। पर अगर ऐसे ही आप गांव में बैठ के आपका नाम किसी से मैच कर रहा है, आप उसको अपना एंसेस्टर मान रहे हो, तो वो तो बात बैठती नहीं है। हुक्म महाराज साहब, क्योंकि ना बहुत सही, आपने बहुत सही तरीके से बताया, आपने ये चीज बताना जरूरी था, क्योंकि लोग ना मतलब ये इस चीज को लेकर काफी मतलब नीचे गिरते जा रहे हैं, खुद को क्षत्रिय बताने के चक्कर में, हालांकि वे राजपूत नहीं है। और यहाँ तक कि आपको हम चीजें भेजेंगे, महान राजा पोरस जी को भी उन्होंने अन्य जाति का बना रखा है, ये चीजें भी, तो ये ठीक नहीं है। ये लोगों की मानसिकता बताती है कि उनकी मानसिकता कितनी गलत हो चुकी है ये चीज बनने के चक्कर में, तो ये सही नहीं है। जहां तक हमें अगले 1 या 2 साल के अंदर हम काठगढ़ में, जहाँ पे मंदिर है शिव जी का, जहाँ से यूनान का राजा मुड़ा था वापस, वहां पे हम पोरस की प्रतिमा लगा रहे हैं और वहां पे हिस्ट्री भी लिख रहे हैं, तो ये सवाल वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो भी आपके चैनल के हैं, जो आप लोग हैं, मैं आपको डेट बता दूंगा कब है, तो हमारे को मतलब देखिए, पोरस एक पूरे, जैसे महाराणा प्रताप एक पूरे क्षत्रिय समाज के लिए एक आइडल है, एक आइकॉन है, हम जिनको हम मतलब देखते हैं, उनको रिवेयर करते हैं, वैसे ही सम्राट पोरस भी एक क्षत्रिय आइकॉन है। तो आप मतलब जितने भी राजपूत हैं, चाहे कोई, मतलब ये नहीं कह रहा कि कटोच होने चाहिए या हिमाचल के राजपूत, मैं तो कह रहा हूँ मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से जो मतलब जो क्षत्रिय है, मराठा क्षत्रिय जो है, उन सबको आना चाहिए। मैं तो सबको इनवाइट करूंगा वहां पे, मतलब मैं तो मतलब इट विल बी ऑल इंडिया इनवाइट कि भाई आप आके देखो, हम सम्राट पोरस की प्रतिमा लगा रहे हैं। आते हैं हमारा सब पक्का, आप जब मैं करेंगे तो ये टाइम दूंगा, मतलब महीने 2 महीने का टाइम दूंगा आने के लिए, कि आप आराम से अपना जो भी है, जिसको आना है वो आए वहां पे अगर रहने की सुविधा नहीं होगी तो मौसम अच्छा सा देख के करेंगे, जहाँ पे किसी को तकलीफ भी ना हो। कैंप लगा सकते हैं लोग वहां पे आके, जैसे लोग यात्रा करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, करते हैं, तो लोग कैंप में ही रहते हैं, तो इसको भी एक यात्रा मानो, इसको भी यात्रा मानो। लोग कैंप में रह सकते हैं, डॉर्मेटरी सिस्टम कर सकते हैं, लोग रह सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का हो जाएगा। सॉरी, हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का हो जाएगा हुक्म ये। हाँ बिल्कुल हिस्टोरिकल हो जाएगा ये। जरूरी भी है कि क्योंकि ये चीजें लोगों को बताना और लोगों को अवेयर करवाना जरूरी है, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी होंगी उनको इस चीज के बारे में इतना खास नहीं पता होगा, क्योंकि
उनके माइंड के अंदर वही आपने जो स्टार्टिंग में बात बोली मिथ चले जाएंगे कि राजा पोरस या कोई भी अन्य राजा कोई भी किसी अलग जाति का है, क्षत्रिय जाति का ना बोल के अलग जाति का, तो ये चीजें उनके माइंड में हो जाएंगी। तो आगे वाले जो वंशज आगे जो भी होगी पैदा होगी, वो यही सोचेंगे कि हाँ ये मैथ शायद सही है, मैथ शायद सही। जब तक लोगों को, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके का बताया कि आप मूर्ति लगवाएंगे उनकी, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा लोगों को प्रमाण देती है, और जो कि बहुत जरूरी भी है वर्तमान समय के हिसाब से। नहीं, तो और मैं कहता मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक पत्थर की लकीर मान के उसको मानिए। आप मेरे को तर्क दीजिए ना, मतलब कोई जिसको कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट है किसी, और वो चाहता है कि भाई वो पोरस का ये यहाँ एरिया नहीं था, यहाँ पे एरिया था, तो प्रूफ करें मेरे को। अब जैसे आज की डेट में भी मुल्तान में जो किला है, वो मुल्तान, वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, और मुल्तान जो है, दे आर द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया। आज मतलब आप अगर एशियन सिटीज में देखेंगे तो एशिया की सबसे पुरानी सिटीज ये दो ही मानी जाती हैं, वाराणसी या मुल्तान। तो मुल्तान में जो किला है, मतलब आज वो पाकिस्तान में एक इस्लामिक देश में है और इस्लाम राज्य कितने साल चला है, मैं ये कह रहा हूँ उसका नाम अभी भी कटोचगढ़ है। लोग वहां पे अभी भी उसको कटोचगढ़ बोलते हैं। और जो उनका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, हिस्टोरिकल वेबसाइट है मुल्तान सिटी का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कटोच, मतलब बिल्ड बाय कटोच डायनेस्टी। तो ये देखो, ये सब ये ऐसे कोई फालतू में नहीं लिखेगा, ये सब हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रूफ के साथ। हाँ, तो जो मैं आपको जो अभी जो मैंने इंटरव्यू में बात करी है, ये हमारे पास मतलब अलेक्जेंडर का रिटन रिकॉर्ड्स हैं, पढ़ लो। जिसको पढ़ना है वो अपनी, जिसको अपनी कोई जिज्ञासा है कि भाई ये सही है नहीं है, पढ़ ले उस रिकॉर्ड को, जाके लाइब्रेरी में मिल सकता है, नेट पे मिल सकता है, ढूंढ के रिसर्च करें। हमने तो किया हुआ है, तो हमारे को तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, हमारे को तो पता है कि लिखा हुआ है ये सब। मतलब एक चीज के बारे में हमारे मन में मतलब थोड़ा ये था कि जो आपका जो किला है वो लगभग 3500 साल कुछ पुराना किला है। हाँ, ये हम मानते हैं इसको। हाँ, हुक्म। तो उस किले के बारे में कि शायद मोहम्मद गौरी ने भी उस पर आक्रमण करने की कोशिश करी थी, काफी जो गौरी ने की थी, गजनी ने की थी, इन सब ने अटैक किया था, गौरी गजनी सब ने अटैक किया था। 2-3 बार हम लड़ाई हारे भी हैं, पर बाकी तो ये मतलब इसको मैं अजय दुर्ग बोलूं वो तो नहीं है, क्योंकि मुगलों को भी हम हार गए थे, फिर ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें भी हम हार गए थे। तो देखिए, लड़ाई कुछ हम जीत सकते हैं, कुछ हम हार सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस टाइम आपके फोर्सेस क्या थी, आपका सोच क्या था, क्या नहीं था। तो उस हिसाब से किला तो देखिए, त्रिगर्त जो आपको नाम समझना पड़ेगा, त्रिगर्त का यानी मतलब है 3 ग्रेट्स, यानी कि 3 महान चीजें। अब या तो आप 3 महान राजधानियां मान लो, जैसे मुल्तान, जालंधर और कांगड़ा जो त्रिगर्त राज्य के अंदर आता था, या आप नदियां मान लो, इंदस, रावी और सतलुज, जिसमें ब्यास भी एक बीच में नदी है। ये तीन नदियों के का जो एरिया था, उस पे हमारा पूरा राज था, हमारा कटोचों का, जिसको त्रिगर्त कहा जाता था। तो कांगड़ा किला एक उस जमाने में, आप देखिए आज तो गाड़ी लेके या फ्लाइट लेके आप कांगड़ा पहुंच सकते हो, पर उस जमाने में जाने के लिए एक मतलब जंगली रास्ता क्रॉस करके कांगड़ा जाना पड़ता था। तो कांगड़ा एक किला बनाया गया था सारी जो ट्रेजरी थी उसको संभालने के लिए। मतलब जो भी कलेक्शन आती थी, जो एक्स्ट्रा कलेक्ट होके जो बच जाता था, जो पब्लिक पे यूज नहीं आता था या राजा के यूज नहीं आता था या फौजों को तनख्वाह देने के लिए यूज में नहीं आता था, तो वो जाता था सीधा का सीधा कांगड़ा किले में। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारे वहाँ इतने फेमस टेम्पल्स हैं अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान से लेके ये जितने भी हमने मतलब उस जमाने में मंदिर बनाए थे हमने, तो हमारे को धर्म रक्षक का टाइटल क्यों मिला हुआ है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। धर्म रक्षक का टाइटल इसलिए मिला हुआ है क्योंकि हमारी जो सेना थी वो धर्म की सेना थी। हम कभी उस सेना का यूज मतलब एक किसी को दबाने में या किसी के ऊपर कब्जा करने में नहीं करते थे। वो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए और अपने खुद की प्रजा की रक्षा के लिए वो सेना तैयार करी गई थी। उस सेना की सैलरी सिर्फ जो मंदिर में चढ़ावा आता था उस मंदिर के चढ़ावे से सैलरी दी जाती थी, इसलिए धर्म रक्षक का टाइटल है। और ये फिर हमने जब जैन धर्म को बचाया था, क्योंकि महावीर जी की मूर्ति है, सॉरी आदिनाथ जी की मूर्ति है कांगड़ा किले में, क्योंकि आदिनाथ जी की जो बहन थी उनकी शादी हमारे घर में हुई थी। आदिनाथ जी राजपूत थे, तो उनकी बहन की शादी हमारे घर में हुई थी, और आदिनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा उनकी बहन ने खुद करी है।
तो वो मूर्ति आज भी है, जैन समाज आके वहाँ पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं। पर जैन समाज के पीछे जब इस्लामिक समाज पड़ गया था तो ये कांगड़ा में आए थे और इनको हमने सुरक्षा दी थी कांगड़ा में। तो इन्होंने हमारे को फिर से धर्म रक्षक का मतलब वो याद दिलाया कि आप धर्म रक्षक हैं। मतलब सब एक मतलब एक और चीज की, जैसे आज के समय में जो युवा पीढ़ी है अपनी मतलब क्षत्रिय समाज की, वो कैसे अपने इतिहास को अभी भी लोगों तक बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं, तो आप उनका किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे, चाहे बाई सोशल मीडिया, बाई ग्राउंड लेवल, तो उस हिसाब से आप कैसे उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि हुक्म। आज की डेट में हमारे पास इतने टूल्स हैं, इतने माध्यम हैं जिनसे हम अपना हिस्टोरिकल जो हमारा जो प्रचार है वो हम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। उसमें यस, उसमें तर्क भी आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, पर हमारे को कोई झूठ नहीं फैलाना है हमारे इतिहास के बारे में। कहीं पे हमारे राजा कहीं पे गलत थे या हारे थे तो हारे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हिस्ट्री है। और हम उसको अगर मिटाने की कोशिश करेंगे वो भी गलती है, अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात करेंगे तो वो भी गलत है। हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको हमारे को मजबूती से होल्ड करना है और उन्हीं पे हमारे को चर्चा करनी है। उसके बाहर के दायरे में हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको सुनना पड़ेगा इस पर में। 2-3 चीजें हैं। देखिए, आज एक होता है, एक बहुत पतली लकीर है ये कि आप इतिहास में जी रहे हैं या आप आज एक मॉडर्न लाइन में चले हैं। हमारे को ये डिसाइड करना है कि इतिहास के लिए हमारे को गर्व होना चाहिए, हमारे पूर्वजों पे हमारे को गर्व होना चाहिए। हमारे चाहे राजा हैं, चाहे ठाकुर फैमिलीज हैं या नॉर्मल राजपूत फैमिलीज हैं जिन्होंने लड़ाई में कश्मकश करी है, राजा के साथ खड़े होकर अपना खून बहाया है, तो उनका हमारे को गर्व होना चाहिए, उनकी हमारे को प्राइड से बात करनी चाहिए। पर हमारे को उस एरा में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का मॉडर्न जमाना है, हमारे को आगे काम भी करना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो मैं तो कहता हूँ कि यूथ को मतलब खुद को इतना सक्षम करें कि आगे वाला ये बोले कि भाई हाँ, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यानी कि पढ़ाई करें, उसका रिसर्च करें अपने हिस्ट्री के बारे में, साथ साथ अपनी जॉब भी करें या अपनी बिजनेस करें, जिसमें भी आगे जाना है जाएं। देखिए, आजकल मैंने नोट किया है कि क्षत्रिय समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपने मतलब हर समाज में होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है और खूब उन्नति करी है, पर वो मतलब जो समाज के जो पूर्वज हैं उनकी वो कदर नहीं करते हैं, उनके बारे में उनको अच्छा नहीं बोलते हैं। या ये मैंने खुद सुना हुआ है, क्योंकि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में रह चुकी है, हम जानते हैं, हर किस्म के लोगों से मिलना होता है हमारा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आपने कमाया है, आप अपनी फैमिली के लिए हिस्ट्री बना रहे हैं, कल आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी तो बुरा लगेगा। तो हमने जो कमाया है, हमारे परिवार ने जो कमाया है, आप उसके, अगर आपको प्राइड नहीं है उसमें, तो पर आप उसके खिलाफ भी मत बोलिए। और ये चीजें यूथ को समझनी पड़ेगी। मतलब वेरी सिंपल, मे बी कुछ सुनने वालों को पसंद नहीं आया जो मैं अगली बात बोल रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन जय माता जी एंड खमागणी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट सेइंग जय माता जी एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट सेइंग खमागणी। पर कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई जो एक रॉयल कल्चर है उसमें खमागणी है, पर क्षत्रिय कल्चर में जय माता जी की है। पर जय माता जी के तो रॉयल वाले भी तो बोलते हैं, माता की पूजा तो वो भी करते हैं। अब एक खमागणी एक वर्ड बन गया है, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, खेसान करने की जरूरत क्या है? So that is my point. And youth को of course मतलब आज की डेट में इतना अवेयरिटी हो रही है, इतने YouTube वीडियोस आ रहे हैं, इतने मैंने चैनल्स देखे हैं जो लोग जाके किलों के अंदर रिसर्च करते हैं, किले दिखाते हैं, हिस्टोरिकल अपने गांव के बारे में हिस्ट्री बताते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दैट। आई एम वेरी प्राउड। अभी एक मेरे खुद के छोटे से गाँव से एक विकास राणा करके है, उसका यूट्यूब चैनल है। वो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पे मंदिर हो, चाहे कोई बावड़ी हो या कोई समाधि हो, उसकी वो वीडियो बनाता है, कहानी सुनाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा है। जानता हूँ उस लड़के को, पर बहुत अच्छा बनाता है। महाराज साहब, कुछ अपनी तरफ से लोगों को कुछ इंस्पिरेशन की चीजें बताना चाहें, अगर आप बताना चाहते हैं तो लोगों को, क्षत्रिय समाज को, कि तो मेरे को पूछा गया था अभी 2-3 इंटरव्यूज में पूछा मेरे से कि आज की डेट में डेमोक्रेसी में राज तिलक का क्या मतलब महत्व है, या आपने क्यों किया, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज राज रजवाड़े
आप लोगों ने खुद ही दे दिए थे सरकार को हिंदुस्तान बनाने के लिए। तो ये इस पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए राजाओं ने अपनी जो संपत्ति थी जिसपे वो राज कर रहे थे, अपने मन से खुशी खुशी दे दी हिंदुस्तान बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए, इंडिया बनाने के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुड़ने के लिए। ठीक है, आज आप किसी से 1000 रुपए भी मांग लो टैक्स के अंदर, वो वापस टैक्स रिबेट के लिए कूदता है आदमी। तो ये तो मतलब अरबों की संपत्ति और मतलब इनकम सोर्स उन्होंने राजी खुशी दे दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक नैरेटिव जिसको कहते हैं, या जिसको एक भावना कहते हैं, ये शुरू हुई कि हाँ तो ठीक है इंडिपेंडेंस हो गया तो राज रजवाड़े खत्म हो गए। रॉयल फैमिलीज थी वो राज करना खत्म हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि रॉयल फैमिलीज खत्म हो गई हैं। रॉयल फैमिलीज का ये नया चैप्टर है। ब्रिटिश इंडिया का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर ऑफ रॉयल इंडिया नहीं हो सकता है। ये अब एक नया फेज है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसमें हम चलो बिजनेस में घुस रहे हैं, कोई लोग आर्मी में जाते हैं, कोई लोग आईएएस में जाते हैं, कोई लोग जॉब्स करते हैं मल्टीनेशनल्स में, या अपनी कोई बिजनेस खोलते हैं। अब आप देखिए कितने मतलब जो बड़े राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को कन्वर्ट करके उनको एक टूरिज्म में बनाया। आज दुनिया भर से लोग आते हैं उन टूरिज्म स्पॉट्स को देखने के लिए। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर मान लीजिए, कोटा मान लिया, तो ये इनको देखने आते हैं लोग। तो क्यों देखने आते हैं? वो राज रजवाड़े देखने आते हैं ना। और क्योंकि फैमिलीज ने उनको मेंटेन किया है, फैमिलीज ने उनको उभारा है, सुधारा है, मॉडर्न वर्ल्ड में उनको लेके आए हैं अपनी रियासत को। तो उन्होंने काम तो किया ही है, उससे हमारे को प्राइड होनी चाहिए, उससे हमारे को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये मतलब यूथ को भी मैं कहता हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि राज रजवाड़े खत्म हो गए, तो ये ब्रिटिश इंडिया का चैप्टर और इंडिपेंडेंट इंडिया का चैप्टर इज नॉट द लास्ट चैप्टर ऑफ द रॉयल फैमिलीज और द क्षत्रियज ऑफ इंडिया। आज भी मतलब जो शहीद होते हैं आधे मतलब 90% क्षत्रिय बॉर्डर्स पे अपनी जान देते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो वो भी तो हिस्ट्री है, वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई उनका जो खून है वो तो कहीं पीछे से ही आ रहा है ना। तो वो खुद देश के लिए मर मिटने की जो एक वो भावना है वो तो क्षत्रियों में है ही है। तो हमारा चैप्टर कैसे खत्म हुआ? क्षत्रियों का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। क्षत्रियों का चैप्टर अब एक नए फेज, नए दौर में आया है बस। और उसमें हमारे को हिस्ट्री भूलनी चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री एंड वी शुड मूव अलोंग विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, बाकी जो चल रहा है उसके साथ जड़ें नहीं भूलनी। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और महाराज साहब, हमने भी सुना है माय फादर इज आल्सो आर्मी रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम राजपूताना राइफल्स दिल्ली। तो उनसे भी सुना है, और बाकी जितने भी हैं तो जैसे उनके यूनिट के अंदर जाते हैं ना, तो कभी कभार कुछ काम होता है इसके लिए। तो बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि जब मतलब बॉर्डर पर लड़ाई हो जाती है अपने पाकिस्तान देश से, किसी भी देश से, तो पहले देखते हैं बीएसएफ वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सेकंड जो कॉल आता है, तो जहां तक हमने सुना है कि राजपूताना राइफल्स वालों को ही आता है कि राजनीति के जवान जाएंगे, क्योंकि वे एक साइकोलॉजी है कि हाँ वो आप वाली बात है कि क्षत्रिय वीरगति के लिए या विजय के लिए ही पैदा हुए हैं। तो उस टाइप के लिए तो सेकंड कॉल उनको जाता है, फिर उसके पास में सीधा बॉर्डर पर। देखो क्षत्रिय का तो ये है ना कि एक बार उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि भाई हमारे को आगे जाना है, तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाली बात होती नहीं है हमारे अंदर। या तो वहीं खत्म हो जाएंगे या जीत के वापस आएंगे। इसके अलावा तो मतलब कोई थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास होता ही नहीं है। महाराज अब आगे लेना चाहेंगे आपसे, आपकी आगे हो तो महाराज साहब। नहीं, बहुत सीरियसली, बहुत आपने समय निकाला और मेरे को मौका दिया लोगों से जुड़ने का। हुक्म महाराज साहब, समय तो आपने निकाला है सीरियसली। मतलब काफी थोड़ा ये भी था, और मेरे ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर रहा था अपने लोगों का कि हाल ही में महाराजा साहब का राज तिलक हुआ है, तो बना उनसे करो, बना उनसे बात करो, बना उनसे बात करो। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैंने हल्का हल्का आपको बार बार फोर्स कर रहा था इस चीज को लेके कि महाराज साहब कृपा करके आप जल्दी लाए आए। तो एक चीज मैं बताना भूल गया, जो कि मतलब आजकल लोग पता नहीं इसकी चीज को मानते हैं नहीं मानते हैं, पर मानना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले कहते थे कि क्योंकि साधन नहीं होते थे, मोबाइल्स नहीं थे या फोन्स नहीं थे, रास्ते नहीं थे,
तो जब काला महीना आता था या ऐसा कोई गर्मी का मौसम आता था, जब गांव वाले अपने कोई जो सगे संबंधी है, फैमिली है, परिवार है, उनको नहीं मिल पाते थे, तो वो राजा का दर्शन करते थे कि भाई ये मांगने के लिए कि हमारे परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे। इसलिए राजा को एक मतलब भगवान का रूप या विष्णु का रूप माना जाता है। और ये भी कहावत थी कि अगर कोई ऐसा भी कोई एरिया आ जाए जहां पे राजा रहे नहीं, तो वो मतलब उसको अपशुभन मानते थे। उसका एक होता था कि भाई यहाँ पे मतलब उन्नति नहीं होगी, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस नहीं होगी, तो ये चीजें मानी जाती थी। तो राज तिलक आज डेमोक्रेसी के अंदर भी मैं ये मानता हूँ कि एक तो देखो हमारा ये एक खुद का एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है, कल्चर है हमारा, ठीक है ना। तो ये हम मेंटेन कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि भाई हमको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि नहीं राज और रजवाड़े मोर इम्पोर्टेंट देन डेमोक्रेसी। नहीं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया, वेरी हैप्पी टू बी इन इंडिया, वेरी हैप्पी ऑफ अ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। बोलने की राइट है हमारे पास, पर हमारे पास उस राइट के साथ भी हमारी जो खुद के जो फैमिली के फंक्शंस हैं वो करने की भी राइट है हमारे पास। मैं तो मतलब यहाँ तक कहता हूँ कि भाई जैसे कांगड़ा फोर्ट है, आज की डेट में गवर्नमेंट का फोर्ट है, मंदिर के अलावा बाकी सारा एरिया गवर्नमेंट को दिया हुआ है हमने। तो उसमें भी मतलब एक डेमोक्रेसी के अंदर राज तिलक करने की परमिशन देना, वो भी बहुत मतलब अच्छी बात है। सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ, एएसआई को धन्यवाद करता हूँ इसके बारे में कि उन्होंने हमारे को परमिशन दी करने की। बहुत लोग आए, मन से आए, ऐसा नहीं कि मैंने कोई गाड़ियां ऑर्गेनाइज करी या मैंने कहा कि नहीं आप सबको आना है, ये करना है। जिसको श्रद्धा थी, जिसको क्षमता थी, जिसके पास सुविधा थी आने की, मैंने उन सबको बुलाया और सब आए। बहुत मतलब मैं सबसे नहीं मिल पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी, मिलने का मौका ही नहीं मिला मेरे को, बट बहुत मन से बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब मेरे इमोशंस में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग मन से आए, प्यार से आए देखने के लिए राज तिलक को। तो हमारे को हमारी परंपरा यूज करनी चाहिए। हमारा ऐसा देश है जो हर 40 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज हो जाती है, खाने पीने का तरीका चेंज हो जाता है। तो रिवाज, रीति रिवाज, कोई दिवाली कैसे मनाता है, कोई होली कैसे मनाता है, कोई दशहरा कैसे मनाता है, तो ये हर एक एरिया के अंदर अलग अलग तरीके हैं मनाने के लिए, प्रथाएं हैं। तो ये हमारी प्रथा है राज तिलक की, ये रॉयल फैमिली की प्रथा है राज तिलक की, और हमने मतलब उस प्रथा को निभाया है बस। और बरकरार भी रखेंगे आने वाले समय के अंदर, ये चीजें बरकरार भी रहेंगी। एक और है कि किसी ने ये प्रश्न पूछा है कि पठानिया राजवंश के ऊपर क्या विचार है आपके, हुक्म पठानिया राजवंश के बारे में? पठानिया राजवंश राजवंश है, मतलब पठानकोट के एरिया के हैं वहां पे। पहले वो मतलब कांगड़ा के अधीन थे एक टाइम पे, कांगड़ा रियासत के अधीन थे, और बहुत लड़ाकू वॉरियर्स हैं पठानिया। उन्होंने उनके राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने जब मुगल सल्तनत मंदिरों के खिलाफ जाने लगी, तब उन्होंने, और वो मुगलों के सिपह सलार थे, उन्होंने काम मतलब मुगल के लिए उनके पास मनसबदारी थी मुगलों की उनके पास। तो उन्होंने फिर वही मनसबदारी मुगलों के खिलाफ यूज करी है और मुगलों के कैंप को रेड किया, यहाँ तक कि वो मतलब दिल्ली तक आके उन्होंने ये अपनी ताकत दिखाई है मुगलों को। तो वो अपने धर्म के लिए खड़े रहे, ठीक है। उनका कोई उनसे पहले परिस्थिति ये थी कि उनको मुगलों की सेवा के में जुड़ना पड़ा है, फौजों में जुड़ना पड़ा। पर जब उन्होंने देखा कि मुगल हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने मोर्चा उठा लिया उनके खिलाफ। महाराज साहब, फिर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने समय निकाला महाराज साहब। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। महाराज साहब, लाइव कट करने का भी मन नहीं है, सीरियसली बहुत कुछ जानने को मिल रहा है महाराज साहब। नहीं, अब आप अपन बाद में बात करेंगे, पर आप एनीवे एडिट करके मेरे को लिंक भेज दीजिएगा। हुक्म महाराज साहब। जय माता जी, हर हर महादेव। आगे मिल जाएंगे।